और हम सब उसके कारण से पूरा राज्य शोक में है। लेकिन ये कार्यक्रम हमारा पहले से निर्धारित हो गया था, इसलिए हमने और भी इसको चूंकि भव्य बनाने का आप सबने बड़ा प्रयास किया था, लेकिन इसको बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का, और क्योंकि शेड्यूल पहले से लग गया था, अनेक लोगों को जानकारी दे दी गई थी, इसलिए इसका आज बहुत सादगीपूर्ण तरीके से इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को बहुत आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और जो घायल हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, आज राजधानी में नवनिर्मित हमारे राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के अवसर पर सभी महानुभावों का मंचासीन, चूंकि सबकी बात भी हम सुनते, लेकिन चूंकि समयाभाव है, इस कारण से मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे सभी विधायकगण आए हैं, मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय विधायकगण। थोड़ा जगह भी कंजेस्टेड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोगों के लिए आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि इसके हम साक्षी बन रहे हैं। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि उत्तराखंड निवास हमारा बनकर तैयार हो, और ये उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के साथ ही दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। और जैसा राधा जी ने बताया यहाँ पर, मुख्य सचिव जी ने, कि ये जो हमारा निवास निर्मित हुआ है, इसमें राज्य की संस्कृति है, लोक कला है, वास्तुकला है। निश्चित रूप से इसको भी एक नई पहचान इस निवास के माध्यम से मिली है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि नवनिर्मित उत्तराखंड निवास पूरी तरह उत्तराखंड की जो हमारी अद्वितीय कला है उसकी छाप अपने आप में संजोए हुए बहुत शानदार तरीके से इसका निर्माण कार्य हुआ है। और उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के मरचूला में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पौड़ी गढ़वाल के 27 यात्रियों समेत 36 की मौत हो गई है, जबकि 27 लोग घायल हैं। बस हादसे के 5 प्रमुख कारण सामने आ गए। हालांकि परिवहन मुख्यालय का जांच दल अभी गहराई से पड़ताल कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ठोस कारण साफ हो पाएंगे। मरचूला में हुए बस हादसे की जांच के लिए परिवहन मुख्यालय ने सीएम के निर्देश पर एआरटीओ प्रवर्तन पौड़ी, एआरटीओ प्रवर्तन रामनगर को निलंबित किया था। वहीं पहला कारण वाहन का ओवरलोड होना है, दूसरा वाहन की कमानी टूटना है, तीसरा सड़क संकरी व गड्ढायुक्त होना, चौथा क्रैश बैरियर न होना है, और पांचवा त्योहार पर सवारियों की संख्या के मुकाबले वाहनों की कम उपलब्धता मानी गई है। सभी पहलुओं पर जांच तेजी से चल रही है। उधर हादसे ने सड़क सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। 2 साल में लोक निर्माण विभाग को यहां क्रैश बैरियर लगाने के लिए 7 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके बावजूद क्रैश बैरियर नहीं लगाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नाराजगी जताते हुए जांच के आदेश भी दिए। अल्मोड़ा के मरचूला में सड़क हादसे में 36 लोगों की जहां जान चली गई है, वहीं कई व्यवस्थाओं की पोल भी खुली। इस हादसे के बाद कई पोल खुलती हुई नजर आई है। आम लोगों की नाराजगी भी जहां इस दौरान देखने को मिली, वहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश अब सरकार दे रही है। वहीं सबसे ज्यादा नाराजगी रामनगर में अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिए जाने को लेकर आम लोगों की देखी गई है। वहीं बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही रामनगर का जो अस्पताल पीपीपी मोड पर दिया गया था उसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। आपको बता दें कि जब सड़क हादसे की घायलों को रामनगर अस्पताल में लाया गया तो कई लोगों ने जहां अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था, तो वहीं अस्पताल से घायल मरीजों को रेफर किए जाने को लेकर भी आम लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
लोगों में नाराजगी दिख रही है और ऐसे में इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। वही खबर डोईवाला से है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना हुए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हरिद्वार में आयोजित गंगा महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर मीडिया से मुलाकात करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। वही जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज के अमरिया चौराहे पर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा 208 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। बता दें कि सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस आजादी के प्रतीक तिरंगे को फहराया है और लोग बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। साथ ही सितारगंज के अमरिया चौराहे का नाम बदल दिया गया है और तिरंगा चौराहा रखा गया है। वहीं तिरंगा फहराने के दौरान राष्ट्रगान गायन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मिली जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर जिले की विधानसभा सितारगंज के अमरिया चौराहे पर फहराए गए तिरंगे की ऊंचाई 208 फीट बताई जा रही है। इस तिरंगे को लगाने में लगभग 38 लाख रुपए का खर्च आया है। वहीं तिरंगा फहराने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। साथ ही तिरंगा फहराने के दौरान लोगों ने आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी जताई है। वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा ध्वज, हमारा देश का शान बान शान, आज हमारे तिरंगा चौक पर हमने लगाया है। 208 फुट का ऊंचा ये पूरा तिरंगा है और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। और आप सबके चैनल के माध्यम से मैं अपने आज उत्तराखंड के शहीदों को, अपने देश के शहीदों को, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को, हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज, हमारी नेवल फोर्सेज, हमारी एयर फोर्स, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के दल, और सबको मैं आज नमन करता हूं कि आज जिनकी वजह से हम आज़ाद भारत देश में सुरक्षित भी हैं और जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण योगदान दिया। ये झंडा हमको उसी के बारे में याद दिलाता है, हमारा प्रतीक है आज़ादी का। और पूरा समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूं। और आज हमने इस चौक का नाम भी जो है अमरिया चौक से तिरंगा चौक पे चेंज किया है। जनता की भावना थी कि इसका नाम तिरंगा चौक रखना चाहिए, तो इसका नाम तिरंगा चौक रखा है। और लगातार ऐसी योजनाएं धरातल पे हम 2.5 साल की सरकार में हमने उतारी हैं, जिससे हमारा प्रदेश, हमारी विधानसभा गौरवान्वित हुई है। वही भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान हो गई है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल आगमन पर विद्वान आचार्यों ने वेद मंत्रों और भक्तों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। अब से भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में विधिवत शुरू होगी। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली के श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ पहुंचने पर श्रद्धालुओं का धन्यवाद दिया। वहीं रुड़की में धोबी समाज के लोगों ने धोबी घाट कब्जाने का आरोप लगाते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत की है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि एडवोकेट मोहम्मद मुबशीर के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा से धोबी समाज के दर्जनों लोग मिले और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। एडवोकेट मोहम्मद मुबशीर ने बताया है कि नहर किनारे सोत बी चौकी के पास आजादी से पहले का धोबी घाट बना हुआ है, जिसमें कई परिवार कपड़े धोने सुखाने का काम करते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि वहां कुछ लोग टीन शेड लगाकर काम करना चाहते हैं, जिसके कारण वहां कपड़े सुखाने में परेशानी होने लगी है और समाज के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं उन्होंने टीन शेड का कार्य रुकवाने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये सब हमारे जो मोहल्ला सोत में धोबी घाट है, ये सब लोग वहां से आए हैं और आज से नहीं, आजादी से पहले से ये सब लोग वहां पर अपना काम करते आ रहे हैं।
लेकिन वहां भी कुछ लोगों द्वारा ये सूचना मिली ना, इनके पास है कि वहां पर टीन शेड का काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को वहां पर टीन शेड की आवश्यकता नहीं है। सर्दी का मौसम आ रहा है, अगर वहां टीन शेड डल जाएगा, ये कपड़े कहाँ धोंगे और कपड़े सुखाएंगे कैसे? धूप की वैसे ही दिक्कत हो जाएगी, छोटा एरिया है और मुद्दतों से यहाँ करते आ रहे हैं। अगर वहां टीन शेड डलेगा, इनका तो रोजगार सब तो खत्म हो जाएगा। तो इसी उसमें और ये वहां पे आजादी से, जब से आजाद हुआ भारत, जब से वहां पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम ये सब लोग करते आ रहे हैं, तो वो तो उस चीज का उल्लंघन हो जाएगा। विधायक साहब अपने उससे डलवा रहे हैं, लेकिन अभी इनकी बात हुई थी तो विधायक साहब ने कहा हमने रुकवा दिया, लेकिन आज भी वहां पर ठेकेदार लोग पहुंच गए काम करने के लिए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इन्होंने वहां से भगा। हम आज एसडीएम साहब के पास आए हैं ताकि इन लोगों की समस्या का समाधान हो सके, और ये जो वहां पे, जब इन लोगों को वहां रहना है और इन लोगों को वहां टीन शेड की आवश्यकता नहीं, तो वहां डाल के पैसा बर्बाद करके क्या फायदा? इससे तो अच्छा किसी अच्छी जगह काम में लगाया जाए जहां लोगों का समाधान हो। ये हमारा समाज है, बहुत गरीब समाज है, और हमारे जो के है वकील साहब, इनकी साथ में है, और साहब को ज्ञापन दिया, और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि इसमें हम जांच करा के जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। और हमारा ये जो कम से कम 200 साल से जो बता रहे हैं, हमारी बड़े पहले से ही काम करते चले आ रहे हैं, तो सबका यही है डिमांड के भाई वहां से कोई टीन सेट की आवश्यकता नहीं है किसी की, और इनका धोख बिगाड़ चुका तू बरकरार रहना। चाहेंगे हम टीन सेट हट जाए वहां से, कि हम बिल्कुल धूप में फिर कपड़े कहाँ सुखावेंगे, कहाँ हमारे कपड़े सूखेंगे, कहाँ धोवेंगे, हमें बहुत परेशान है। सर्दी वैसे आ गई, 200 साल हो गए सर, हमारी तो पीढ़ी वही गुजर गई, बड़े छोटे सब वही है, रोजगार वही है हमारा। देहरादून के थानों गांव में बने लेखक गांव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्र में जो आचार्य मिनिस्टर भी रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से रहने वाला और उन सब चीजों को लेकर। सर, थाना गांव का आपने जिक्र, लेखक गांव का उत्तराखंड में पहला होगा और दुनिया के लिए एक बड़ा चीज होगी कि यहाँ पर आए और उन चीजों को। उत्तराखंड का नहीं, ये देश का पहला लेखक गांव है, और मुझे लगता है कि जिस सृजन की भूमिका में और जिस दृष्टिकोण से जिस विजन के साथ वो शुरू हुआ है, तो पूरी दुनिया में अपने ढंग का ये गांव होगा। निश्चित रूप में सृजन से जुड़े पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गंतव्य स्थान है, जब वो आ सकेंगे, अपने मन की बात को लिख सकेंगे, प्रकृति की गोद में जो अंदर उनकी छटपटाहट है वो शब्दों का रूप ले सकेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको ऐसा प्रवेश मिले। और ये अटल जी की पीड़ा से जन्मा है ये लेखक गांव। कभी उन्होंने मेरी पुस्तक का लोकार्पण करते हुए बहुत पीड़ा महसूस की थी कि देश में लेखकों का सम्मान नहीं है। निराला जी और श्याम नारायण पांडे जी का विशेष उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब उनकी मौत हुई तो पशुओं से भी बदतर हुई। तो क्या इस दिशा में कभी कोई सोचेगा? ये छोड़ दिया था उन्होंने, वो सोचेगा को इस धरती पर थोड़ा सा हमने पकाने की कोशिश की, जितना भी हो सकेगा, लेकिन उनकी पीड़ा को जमीन मिले और उनकी आत्मा को पूरे देश और दुनिया के जो लेखक हैं वो उसका दर्शन कर सके। इसलिए वो लेखक गांव की स्थापना हुई है, जहाँ कुटीर होगी, जहाँ ऑडिटोरियम होगा, जहाँ 1 लाख से भी अधिक पुस्तकें होंगी, जहाँ अतिथि लेखक गए होगा, जहाँ हिमालयन का म्यूजियम होगा, जहाँ योगा का सेंटर होगा, विविध गतिविधियों का केंद्र होगा, जो नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, तमाम वाटिकाओं से युक्त लेखक गांव वो दुनिया के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो सृजन के स्थली पर अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान होगा। सर, इस समय उपचुनाव भी चल रहा है, केदारनाथ के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? कितना बीजेपी अपना आप स्ट्रॉन्ग मान रही है? और केदारनाथ को हम अच्छा सा जीत रहे हैं, क्योंकि आशा नौटियाल 2 बार पहले भी विधायक रही है और उसने वहाँ गांव-गांव में काम किया है, और लोग इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। और आशा नौटियाल जो प्रतिनिधि जिसको हम चुनाव लड़ा रहे हैं, उसके अपनी व्यवहार है, काम है, तो भारी बहुमत से जीतेगा। सर, एक आखिरी सवाल, जो अल्मोड़ा में जो दुखद हादसा हुआ था, क्या लगता है कुछ कमियां अभी भी हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे सड़कों को लेकर? मुझे लगता है कि क्या होता है कि ये दुर्घटनाएं कई बार सीधी सड़क में भी आपने देखा होगा, बिल्कुल सीधी सड़क है और दुर्घटना हो जाती है।
ये ड्राइवर पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। कुछ सड़कों का जो बैंड है उन पर भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये दुर्घटनाओं का ये विश्लेषण करना चाहिए और उस दिशा में निश्चित रूप में, चाहे वो गाड़ियों की पुरानी गाड़ी ना हो, पहाड़ पर कम से कम पुरानी गाड़ियों का वो नहीं होना चाहिए और वो सक्षम। और फिर जैसे अब वो 62 लोग जो है चढ़ रहे हैं तो वो भी खतरनाक बात है, तो वो कैसे करके जो है रोका जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ तौर पर कहा है कि लेखक गांव का तो जिक्र होगा, लेकिन साथ में अभी उत्तराखंड में जो सड़क हादसे हुए उन पर भी विराम लगना जरूरी है और उसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कैमरामैन सुनील साथ इंडिया वाइस देहरादून। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की भीड़ देखने को मिली। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं और भगवान बद्री, विशाल के कपाट 17 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार यात्रा में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। 31 जुलाई को केदार घाटी में हुई भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार की गंभीरता और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद यात्रा कुछ ही दिनों में फिर से शुरू हो गई। केदारनाथ में 16 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। बड़े पैमाने पर यात्रियों की भीड़ बताती है कि सरकार के इंतजाम बेहतर है। प्रकार से आपदा की स्थिति भी रही, लगभग 1 से 1.5 महीने पूरी आपदा की स्थिति के कारण से सड़क मार्ग टूट गया था, भूस्खलन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एवरेज निकालें तो 16.5 लाख से भी ज़्यादा यात्रा हुई है। केवल केदारनाथ जी की बड़ी यात्रा है और लोग आए हैं और चुनौतियां होने के बावजूद भी लोगों का आना इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगले सालों में हम और अच्छा करेंगे। जो शुरुआत के दिनों में कुछ परेशानियां हुई, आगे भविष्य में वो परेशानियां भी न हों, अच्छी यात्रा चले, क्योंकि ये 4 धाम यात्रा हमारे यहाँ के सभी लोगों के लिए एक लाइफलाइन है और उसको अच्छा करना और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से और अच्छी तरह से। केदारनाथ उपचुनाव को अब महज 2 सप्ताह का समय रह गया है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारी को और भी तेज कर दिया है। पार्टी बूथ लेवल तक अपने मतदान को बढ़ाने को लेकर प्रयासरत है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हम केदारनाथ में बूथ केंद्रित रणनीति बना रहे हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपा गया है। इसके साथ ही 40 स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ केंद्रित चुनाव रणनीति हमने तैयार की हुई है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक चुनाव के दृष्टिकोण से हमने उनको काम सौंपा है। हमारे 40 स्टार प्रचारकों की भी कार्यक्रम तय कर दिए हैं और 3 बड़े सम्मेलन, जिसमें एक महिला सम्मेलन, एक अनुसूचित जाति का सम्मेलन, एक पूर्व सैनिक सम्मेलन, ये सम्मेलन 3 बड़े स्तर के होंगे। मुख्यमंत्री जी की भी हम 3 सभाएं अभी उसकी योजना में बढ़ा रहे हैं। मेरा भी प्रत्यक्ष रूप से 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मतदान का प्रचार तक का दिन मेरा कार्यक्रम भी सुनिश्चित हो गया है और हमने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला, जो मैंने कहा ना, हर बूथ हर गांव तक पार्टी की जो हमारी इकाई है वो उसके साथ बातचीत करना और बूथ पर अधिकतम मतदान सुनिश्चित हो, इस दृष्टिकोण की रचना हमने बनाई है। केदारनाथ क्षेत्र में बड़ी संख्या में पलायन हुआ है, तो ऐसे अनेकों लोग जो देहरादून में रहते हैं और दूसरे स्थानों पर हैं, उनसे भी हम संपर्क साधे हुए हैं। सब लोग मतदान के लिए अपने गांव जाएं, ऐसा हमने आह्वान किया है। लोकतंत्र में मतदान का बहुत बड़ा महत्व है और केदारनाथ विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य लिया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा के अंदर महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है और जब से राज्य बना है हमने हर बार महिला प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी को की हमारी, चाहे आशा जी, उससे पहले सैरा जी हमारी विधायक रही है और इस बार भी जनता वहां की मातृशक्ति को सम्मान करेगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नहीं अच्छी मंजूरी। वही उत्तराखंड शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन को लेकर फेरबदल करने जा रहा है। राज्य में अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में बदलाव की तैयारी तेज हो गई है, जिसको लेकर शिक्षा महानिदेशक झरना कमठाम ने जानकारी देते हुए
बताया है कि अब शिक्षकों के कार्यों के आधार पर मूल्यांकन एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट से नहीं बल्कि छात्रों के वार्षिक परीक्षा रिजल्ट और वार्षिक उपस्थिति के मानकों के आधार पर ही की जाएगी। अगर छात्रों के परीक्षा फल सही नहीं रहा तो वार्षिक प्रविष्टि भी परीक्षा फल के मुताबिक दी जाएगी। अभी तक जो हमारे शिक्षक हैं उनके कार्यों का जो मूल्यांकन किया जाता है उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर किया जाता था, तो उसमें अभी हमने कुछ नए बिंदु समाहित किए हैं। अब इस मूल्यांकन का आधार जो है उनका रिजल्ट होगा, यानी जैसा परीक्षा फल आता है जो स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स का है या अन्य परीक्षाओं का है वो, और साथ में इसमें उपस्थिति के भी कुछ मानक रखे गए हैं। तो जो उनका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी जाएगी टीचर्स की, उसमें मेन आधार जो है उनका परीक्षा फल और उनका परफॉर्मेंस ही होगा। वहीं रामनगर में ऑपरेशन रोमियो के तहत अभियान चलाते हुए रात में घूम रहे नशेड़ियों और हुड़दंगियों पर कार्रवाई करते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। रात तक उनकी काउंसलिंग पर पुलिस ने इन सभी पर चालानी कार्रवाई कर इन्हें उसके बाद सशर्त छोड़ दिया गया है। जिले के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश के बाद रामनगर में भी नशेड़ी और हुड़दंगियों के खिलाफ एंटी रोमियो के तहत कार्रवाई अभियान शुरू की गई है। बता दें कि कल देर रात चले इस अभियान में पुलिस ने 100 से ज्यादा नशेड़ियों और हुड़दंगियों को कब्जे में लेकर उनको रामनगर महाविद्यालय में बनाई गई अस्थायी जेल में रखकर उनकी काउंसलिंग कर उन्हें चालानी कार्रवाई करते हुए छोड़ दिया है। बता दें कि पुलिस ने रामनगर के अलग अलग क्षेत्र में नशे में घूम रहे युवाओं को पकड़ते हुए लगभग 100 से ज्यादा नशेड़ियों को रामनगर के भवानीगंज, लखनपुर, खतारी आदि क्षेत्रों में पकड़कर उनको रामनगर महाविद्यालय में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा था। भवानीगंज है, सिलालपुर है, बैराज क्षेत्र है और ये सुनसान जगह जहाँ पर अक्सर शराबियों का डर रहता था। पुलिस द्वारा भारी फोर्स के साथ दबिश दी गई, जिसमें 120 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इनका मेडिकल करा के उचित चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये हल्द्वानी में 2-3 बार ये अभियान हो चुका है, उसी तर्ज पर यहाँ भी आज पहली बार हुआ है, आगे भी जारी है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक रसूखदार व्यवसायी की पत्नी को दीपावली पर लाइसेंसी पिस्टल से हवा में फायरिंग करना महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई फायरिंग की वीडियो पर अब संज्ञान लिया गया है और पुलिस ने व्यवसायी की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक बीते दिनों शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी अभिमन्यु धिंगरा की पत्नी आंचल धिंगरा का पिस्टल से हवा में फायरिंग करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की तो पता चला कि 31 अक्टूबर दीपावली की रात को आंचल धिंगरा ने लाइसेंसी पिस्टल से गदरपुर थाना क्षेत्र के करतारपुर फार्म हाउस पर हवा में फायरिंग की। कोतवाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक कोतवाली सिटी में जो है रुद्रपुर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक महिला जो है फायरिंग कर रही है लाइसेंसी असले से। उस संबंध में वीडियो वायरल हुआ है। उस संबंध में थाना स्थानीय द्वारा विवेचना की जा रही है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए एनटीआर वॉइस।